गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। आज हर आदमी, हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहता है, सो दैट उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, अच्छी सैलरी मिले और उसे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, राइट। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, अगर आप अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर चुके हैं, कर रहे हैं, या फिर आपको सिलेबस पता है किस तरह का पैटर्न है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स अगर आप देखें, उनमें सबसे जो फास्ट होती है एग्ज़ाम, जिसमें जल्दी आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, जल्दी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो वो सारी एग्ज़ाम्स होती हैं बैंक रिलेटेड एग्ज़ाम्स। यानी कि आप एसएससी या स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज से अगर कंपेयर करें, तो जो बैंक एग्ज़ाम्स हैं उनका जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर, जिस यानी कि स्टार्टिंग से लेके आपका फाइनल सिलेक्शन तक का प्रोसीजर, तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट बैंक एग्ज़ाम्स में होता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप आरबीआई की एग्ज़ाम ले लीजिए, सेबी ले लीजिए, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, एलआईसी, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, तो इनका जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, नीट एंड क्लीन होता है। तो इसमें आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर वेरियस बैंक एग्ज़ाम्स। यानी कि आज का जो समय है, पैंडेमिक का सीज़न चल रहा है, ओके। लास्ट ईयर से आप लोग देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ बहुत कम आ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो इस परिवेश में भी आप देखें अगर, तो बैंक एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं फिर भी आ रही हैं। कई बैंक एग्ज़ाम्स लास्ट ईयर भी हो गई, आरबीआई की एग्ज़ाम भी इसी मंथ ख़त्म हुई है, राइट। तो आप एक चीज़ आप मान के चलिए कि आने वाले समय में बैंक की एग्ज़ाम्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आने ही वाली हैं। भले ही दूसरी कोई एग्ज़ाम एसएससी अगर आप सोचें कि डिले भी हो सकती है, लेकिन बैंक एग्ज़ाम आपको कोई ना कोई तो देने को ज़रूर मिलेगी। और हाल ही में आपने देखा होगा कि आईबीपीएस ने भी उनका कैलेंडर इशू कर दिया है, एसबीआई की भी डेट्स आ रही हैं, है ना। तो एक चीज़ मान लीजिए, अगर आपको पक्का इस पेंडेमिक सीजन में भी एक जॉब सिक्योर करना है, तो यू शुड गो फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। Okay, so welcome to EDUA. This is Anubhav Mishra, basically an engineer turned banker. I have done PG in banking and finance. I am a certified success coach and an officer from Bank of Baroda. तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडे विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ डिफरेंट बैंक एग्जाम्स। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी, स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कमिंग टाइम में बैंकिंग सेक्टर में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं बैंकिंग सेक्टर में। ओके, देखिए यहाँ पर बेसिकली बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए दो टाइप की एग्ज़ाम होती हैं। एक होती है क्लरिकल एंड दूसरी होती है पीओ, जिसे प्रोबेशनरी ऑफिसर भी कहते हैं। ठीक है, मैं दो कैटेगरी बना दी है मैंने। ओके, जितनी भी एग्जाम्स हैं उसमें ऑफिसर लेवल ऑफिसर यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। एंड क्लरिकल और जो असिस्टेंट है वो हम क्लरिकल हेडिंग के अंडर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लरिकल में कौन सी एग्ज़ाम आने वाली हैं। एक तो है आईबीपीएस क्लर्क की एग्ज़ाम, फिक्स है, वो आती ही है, कैलेंडर आउट हो चुका है, वो आएगी इस साल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आरआरबी की एग्ज़ाम, रीजनल रूरल बैंक्स, उनकी भी क्लरिकल एग्ज़ाम होती है, वो भी आएगी। एसबीआई, इसकी भी आपको मालूम है फिक्स एग्ज़ाम आने वाली है, कैलेंडर आउट हो चुका है। तो ये जो तीन है इनका कैलेंडर आउट हो चुका है, यानी कि ये एग्ज़ाम तो फिक्स आने वाली हैं इस साल। अब देखिए इनके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट क्लरिकल लेवल की एग्ज़ाम्स हैं। तो फ्रेंड्स, एलआईसी में जो असिस्टेंट की एक एग्ज़ाम आती है, असिस्टेंट, वो भी क्लरिकल लेवल की एग्ज़ाम है, उसके भी काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड है कि इस साल ये एग्ज़ाम आए। दूसरी है आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम भी आ सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, और बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम का वेट करते हैं हर साल, बिकॉज इसका जो सिलेबस है वो क्लरिकल लेवल का ही होता है और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल कुछ होता नहीं है। प्लस अगर इसके थ्रू भी आप आरबीआई में एंटर करते हैं तो अगेन आप इंटरनल प्रमोशंस के द्वारा आरबीआई ग्रेड भी और उसके आगे भी बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ईजी एंट्री होती है आरबीआई के अंदर जाने के लिए। तो इसीलिए कई बार बहुत सारे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम देते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्लरिकल लेवल की जो एग्ज़ाम्स इस साल हो सकती है उनमें से। चलिए अभी हम लोग ऑफिसर लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पीओ वाली कैटेगरी में सबसे पहले आईबीपीएस पीओ, इसका कैलेंडर आउट हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। ओके, नेक्स्ट इज आरआरबी
का जो पीओ के एग्ज़ाम है एंड देन एसबीआई पीओ। तो ये तीनों एग्ज़ाम्स तो होनी ही वाली हैं। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आती हैं ना वो बहुत बल्क में आएगी। ओके, बल्क वैकेंसीज़, थोड़ी बहुत वैकेंसी नहीं होगी, 100-150 वैकेंसी नहीं होगी, बल्क में आती है 1000। अभी एसबीआई की तो आप देखिए ना 1000-2000 की वैकेंसीज निकलती है, राइट। तो यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी बल्क में आएगी, यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। चलिए ये तो हो गई। अभी हाल ही में जो आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है तो उसका फिर से नेक्स्ट सेशन अगर आप देखें तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में एक्सपेक्टेड है। इसी साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में 2021 में ही इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में राइट गाइडेंस में अगर आप प्रिपेयर करें तो आरबीआई को भी बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देते हैं। अब इसके अलाइंड और एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, दैट इज़ सेबी ग्रेड ए। ओके, सेबी यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है सेबी में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आरबीआई से इसका सिलेबस थोड़ा कम है और थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा प्लस माइनस करके आप सेबी के एग्ज़ाम भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। फ्रेंड्स देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी इनकी वैकेंसीज थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। नाबार्ड तो आप जानते होंगे कि पहले आरबीआई का ही हिस्सा था, अब अलग हो गया बाद में, लेकिन जो सैलरी पर्क्स फैसिलिटीज़ हैं दे आर एग्जैक्टली सेम एंड सिमिलर टू आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। अगर आप नाबार्ड के ग्रेड बी की बात करते हो तो आरबीआई का ग्रेड बी जो ऑफिसर है सेम उतनी ही सैलरी, उसी टाइप के पर्क्स होते हैं। ओके, और वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस आपको ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं यानी कि आरबीआई हो, सेबी हो, नाबार्ड हो, यहाँ पे जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस होता है बहुत ही शानदार मिलता है। आपको जनरली 9:30 से 5:30 का वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके बाद में आपको 5 डे वीक्स मिलता है यहाँ पे। तो थोड़ी सी मेहनत आप ज़्यादा कर ले तो अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हैं तो आपकी लाइफ रियली सेट है, आप यू कैन एन्जॉय योर लाइफ विथ योर फैमिली, राइट। अब देखिए, इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज़ LIC AAO। AAO मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ओके, AAO ये भी बहुत ही अच्छी ऑफिशियल पोस्ट है LIC के अंदर। इसके बाद में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हो, तो बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है। ओके, ट्रांसफ़र्स भी कम होते हैं, सैलरी बहुत अच्छा है। और इस साल नाबार्ड और LIC इन दोनों की डेट्स एक्सपेक्टेड हैं, मतलब इनकी एग्ज़ाम होनी चाहिए, क्योंकि नाबार्ड का जो है वो हर साल नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इस साल एक्सपेक्टेड है कि नाबार्ड और LIC इन दोनों की एग्ज़ाम आएगी। एंड आरबीआई की तो एज़ यूजुअल आनी ही है, अक्टूबर नवंबर में आ सकती है, दिसंबर में भी आ सकती है। अभी तो रिसेंटली उनकी मेंस भी ख़त्म हुई है, इंटरव्यूज़ भी कंप्लीट नहीं हुए, राइट। तो ये फ्रेंड्स मैंने डिस्कस की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने इस साल में। अगर आप देखें अगर दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम से, तो ये जो बैंकिंग सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आप पब्लिक सेक्टर बैंक ले लीजिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इनको ले लीजिए, तो यहाँ पे ये बहुत ही ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, सैलरी एंड पर्क्स बहुत अच्छे हैं, और थोड़ी सी मेहनत में कम समय में आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप दूसरे एग्जाम से कंपेयर करते हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से देखो, सिविल सर्विसेज से, तो वहाँ पे 1 से 1.5 साल का समय पूरा लग जाता है, जिसके बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं, राइट। एंड उसके बाद अगर कहीं रिजल्ट नेगेटिव हो गया रिजल्ट, तो फिर अगेन यू हैव टू पुट इन 1 and 1.5 ईयर, मतलब वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है इतनी ज़्यादा एग्जाम की कि एक तैयारी कर ली तो आप एक साथ 7, 8, 10 एग्जाम दे लो। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कैसा है कि एक बार आपने 5 से 6 महीने की कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, राइट गाइडेंस के अंदर कर ली, तो आप आराम से आप कोई भी क्लरिकल या फिर ऑफिशियल ग्रेड की पोस्ट क्लियर कर सकते हो, और फिर और अच्छे से प्रिपेयर करके आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंदर इजीली एंटर कर सकते हो, एंड देन योर लाइफ इज़ सिक्योर एंड यू विल लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ, राइट। तो ये हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख ली। आई होप आप लोगों को अभी थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो रहा होगा कि देखिए आने वाले समय में इन्हीं 6-7 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। एसबीआई की एग्ज़ाम तो आने ही वाली है, IBPS की डेट्स आ चुकी हैं, तो ये तो फिक्स है ही, मतलब कोई डाउट है नहीं, एग्ज़ाम होने ही वाली हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते। अभी हमने देख लिया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या सिलेबस है, मतलब एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। बहुत सारे लोगों को सिलेबस नहीं मालूम होता है ना, तो हम थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर भी फोकस करेंगे। ओके, कमिंग टू सिलेबस।
किसी भी एग्ज़ाम को पास करना है, आपको क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा भाई ये मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं, ये मेरे बस की बात है कि नहीं, है ना। वैसे तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, है ना। तो आप जब सिलेबस को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई मेरा एप्टीट्यूड है कि नहीं, मैं इस चीज़ में टाइम डालूं कि ना डालूं, राइट। तो सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जैसे अब आज की डेट में जितनी भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं तो वो 2 फेज़ होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं इंटरव्यू को जोड़ लिया जाए तो, अदरवाइज प्रीलिम्स मेंस, राइट। फेज़ 1, फेज़ 2 या फिर प्रीलिम्स मेन। तो अब कोई भी आप बैंक पीओ क्लर्क की एग्ज़ाम ले लो या फिर आप आरबीआई सेबी नाबार्ड की ले लो, तो वहाँ पे जो पहला स्टेज है वो है प्रीलिम्स, राइट। तो आपको पहले आपको बैंक का पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे असिस्टेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी ऑफिसर लेवल की भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपको पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम देनी है, ठीक है ना। अब आप देखिए प्रीलिम्स के अंदर भी आपको क्या क्या सेक्शन होंगे। तो सबसे पहला आपको एक सेक्शन होगा रीजनिंग का, राइट। आपको रीजनिंग एक टॉपिक होता है, इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स आएंगे, आपको इसका एक सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा, राइट। देन दूसरा होगा आपका क्वांट का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर इसको आप मैथ्स कह सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स को हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। एक सेक्शन क्वांट का आ जाएगा और एक सेक्शन होगा प्रीलिम्स में इंग्लिश का, ओके। इंग्लिश कंपलसरी आपको हर जगह मिलेगा। अब देखिए रीजनिंग जो है वहाँ पे जनरली क्या होता है, 35 क्वेश्चंस आते हैं और 35 मार्क्स के लिए रहते हैं, एक मार्क का एक क्वेश्चन। क्वांट में भी सेम है, 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, और इंग्लिश में कैसा है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। तो टोटल जो आपका कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो जनरली 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स, 35 35 70 प्लस 30 100। प्रीलिम्स में करंट अफेयर जो जनरल अवेयरनेस है वो जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी हमने ये तो देख लिया कि कितने सेक्शंस होंगे, अब हम देख लेते हैं कि इनमें सब टॉपिक्स क्या क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो आप अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे कैसा है, पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आप इनसे नहीं बच सकते, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी बैंक एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पजल क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं किसी भी बैंक एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स भी हो या मेंस हो, और ये इनको आप स्किप नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि देखिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के अराउंड अगर आप देखें तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 35 में से 20 मार्क्स सीधा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे 20 के इधर ही आ गए तो 15 मार्क्स का क्या आएगा, राइट। तो 15 मार्क्स का देखिए और क्या क्या बचता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है इनइक्वालिटीज़, ओके। इनइक्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। देन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। सिलोजिज्म ये तो फेवरेट है, आप किसी भी एग्जाम में जाइए सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बच्चे जनरली इस टॉपिक से सिलोजिज्म से थोड़ा घबराते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई डोंट नो क्यों ऐसे समझते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आपको सही कोचिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, सही बुक्स पढ़ते हो, आपको कोई समझाने वाला है, तो इस सिलोजिज्म सबसे फास्ट आपको आउटपुट देता है, कम समय में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और इसमें गलती की कोई संभावना ज़्यादा होती नहीं है अगर आपका कंसेप्ट फंडा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ब्लड रिलेशंस, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको अलग अलग डायरेक्शन में जाना है, फाइनली आप किस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, कहाँ पहुँचते हो, बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की, यही पूछा जाता है, या फिर आप किस डायरेक्शन में खड़े हो, ये सब क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आपने इस डायरेक्शन सेंस टेस्ट कहीं पढ़ा भी नहीं है तो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना, तो आप प्रीलिम्स का तो सॉल्व कर ही लोगे मुझे लगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स है, आप अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग, ये इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि
पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में से आपको 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और ये जो टॉपिक्स बताए जनरली इनमें से ही आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 20 15 35 मार्क्स टोटल आपको रीजनिंग के प्रीलिम्स में किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करोगे तो उसमें से आप पाओगे कि ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं जनरली इनके अंदर से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई इसके अलावा कोई टॉपिक प्रिपेयर मत करना क्योंकि मैंने बता दिया तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरल ट्रेंड यही है, फिर भी आपको बाकी टॉपिक्स की जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई रीजनिंग की। कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर इसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अभी हम क्लरिकल लेवल की जो एग्जाम की बात करें अगर, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीड मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है ना। आप क्वांट की पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, यानी फटाफट कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्लर्क की एग्जाम में। छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन ईजी होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन की जो स्किल्स है उनको जाँचा परखा जाता है। तो आपकी जो स्पीड मैथ्स है वो अच्छी होनी चाहिए अगर आपको क्लर्क की एग्जाम क्वालिफाई करनी है। लेकिन अगर आप पीओ की बात करें तो यहाँ पे अरिथमेटिक पे फोकस ज़्यादा होता है, ओके। पीओ की एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस होता है। तो चलिए हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि क्वांट का जो सेक्शन होता है प्रीलिम्स एग्जाम का, वहाँ पे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जनरली क्वेश्चन पेपर्स में सिंप्लीफिकेशन। जनरल सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सिंप्लीफाई करना है, राइट। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। नंबर सीरीज, ये तो फेवरेट है। नंबर सीरीज आपको मेंस में भी मिलेगा, प्रीलिम्स में भी मिलेगा और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है, ठीक है। उसके बाद में कई बार अप्रॉक्सीमेशन भी देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेशन, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी जनरली सिंप्लीफिकेशन वाला ही है, ठीक है। देन डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें जो पाई चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं ना, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो बेसिकली अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे आपका एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ओके, इसका एप्लीकेशन होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, इनको अप्लाई करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बार चार्ट होते हैं, पाई चार्ट्स, उनको देख के वैल्यूज निकालनी है और फाइनली जो भी स्टोरी होगी क्वेश्चन में वो आपको सॉल्व करनी होती है। तो आजकल डेटा इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर केसलेट्स बहुत फेमस हैं। केसलेट्स आपको छोटे छोटे, कोई गांव में इतने लोग हैं, उसमें इतने मेल, इतने फीमेल, इतने बच्चे हैं, बच्चे इतने स्कूल जाते हैं, फीमेल्स इतने पढ़ी हुई हैं, ओके, इस तरह के केसलेट्स होते हैं। तो वो काफ़ी आपको देखने को मिल रहे हैं आजकल के एग्जाम में। तो आपको जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो तो वो केवल प्लेन सिंपल वाले ना करो, साथ में जो केस स्टडीज़ होती हैं, केसलेट्स होते हैं, उनको भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। चलिए, ये एक पार्ट हो गया और एक पार्ट है अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, ठीक है ना। अब अरिथमेटिक्स में मतलब कौन सा आपका परसेंटेज आ गया, परसेंटेज, देन एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, राइट। देन यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाला होता है वो आ गया। देन टाइम वर्क के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। एक और प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। देन बोट स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, ओके। बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, बोट्स, स्ट्रीम्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बोल दिए, इसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं आपको मालूमात होनी ही चाहिए, ठीक है ना। और ये जो आपका प्रॉफिट लॉस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस, ओके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उनमें से भी ये जो डीआई और अरिथमेटिक का सेक्शन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और बाकी ये जो टॉपिक्स मैंने बताए इन पे से भी आपको क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो ये एक मिनिमम चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि भाई इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आपको बैंक में जाना है, आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो कुछ तो एफर्ट लेने ही पड़ेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अच्छी चीज़ आपको इतनी आसानी से मिल जाए। और भी तो लोग पढ़ रहे हैं, लोग तो कितनी तैयारी करते हैं, 2-2 साल तैयारी करते हैं। तो आपको अगर 6 महीने के अंदर भी अच्छी जॉब चाहिए तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी एफर्ट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर आपको इतने टॉपिक्स क्वांट में अच्छे से तैयार करने हैं और तैयार करके ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी कौन सी, जो रिसेंट एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उस लेवल की। आपने कोई भी बुक उठा ली, उसमें से एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ले लिया या फिर नंबर सीरीज ले लिया, उस बुक के हिसाब से सॉल्व कर लिया और आप सोचे कि भाई अब तो मैं क्वालिफाई कर दूंगा बैंक एग्ज़ाम, तो वो अपने साथ धोखा करने जैसा है। बिकॉज आपको
कौन सी एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखकर उनके स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। कोई भी अपने आप को धोखा देने वाला काम मत कीजिएगा कि भाई मैंने एक कोई पर्टिकुलर बुक ले ली, बस उसको ही सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वो बुक किस एग्ज़ाम के लिए बनाई गई और आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, उनके बीच में स्टैंडर्ड की डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे देन इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब रहा इंग्लिश का सवाल। तो देखिए इंग्लिश का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको इंग्लिश में एक तो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, बीच बीच में उसमें अलग अलग ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में कुछ ग्रामेटिकल एरर है। ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या एरर है, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि किस पार्ट में एरर है। तो उसको आपको एरर को स्पॉट करना है कि इस पार्ट में कुछ एरर है। इसके अलावा आपको बहुत ही फेमस फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स या फिर क्लोज टेस्ट बोलते हो आप लोग, है ना, वो होंगे। एंड इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये तो आप कोई भी एग्जाम उठा के ले लो, आज की डेट में हर जगह आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा और ये सबसे इजी पार्ट है बेसिकली। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, आपको पढ़ना है, आपको एक पैसेज दिया है उसको पढ़ना है, समझना है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, मैंने उस क्वेश्चंस जो है उनका आंसर तो उसी पैसेज के अंदर है ना। तो आपको कुछ नहीं, आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ानी है और कुछ नहीं, रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। तो आप कम समय में पूरा पैसेज पढ़ लो और पढ़ के समझ लो, ये आपकी एबिलिटी को इंप्रूव करना है और आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करनी है। क्योंकि क्या है, कई बार आपको कुछ टिपिकल वर्ड्स भी दिखेंगे जिसका मीनिंग नहीं पता है, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आए, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, डेली ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये बड़ा क्वेश्चन होता है। ओके, आपको अगर सोच लीजिए 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो आपके 10 से 15 मार्क्स तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए डेली बेसिस पे। अगर आप हो सके द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें भी जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसको पढ़िए। अगर द हिंदू आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। ओके, इन सभी का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है ना उसको पढ़िए। अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, है ना। इकोनॉमिक टाइम्स पेपर भी अच्छा है, उसको पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब है डेली बेसिस पे जब आप इंग्लिश रीडिंग करोगे तो क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो हैबिचुअल हो जाएगा इंग्लिश में फटाफट रीड करके उसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, उसको समझने के लिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको समझना है। अब देखिए पढ़ा आपने और आप जब शुरू करोगे, अगर आप हिंदू पढ़ते हो तो अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, ठीक है ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, कोई ज़रूरत नहीं बिल्कुल। और बैंक एग्ज़ाम में कोई भी इंग्लिश का एक्सपर्ट की ज़रूरत होती नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ एक सीक्रेट कि इंग्लिश का ग्रामर भी आपको बैंक एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करेगा। देखिए ग्रामर वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है इंग्लिश के सेक्शन में। बच्चों को अलग अलग कोचिंग में ग्रामर सिखाई जाती है, ठीक है, मैं अच्छी बात है, सिखानी चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिए ना कि कौन से क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ग्रामर पूछा जा रहा है। अभी एक क्वेश्चन है जहाँ पे एरर स्पॉटिंग वाला मैं बोला, तो आपको वहाँ पे ग्रामर का पता है तो आप एरर स्पॉट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछ रहे ना कि एग्जैक्टली क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये नहीं पूछा गया, ठीक है। तो अगर आप सोचिए आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फ्रेमिंग का स्ट्रक्चर एकदम अच्छा है, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छे से आती है, ओके, आपको भले ही इन वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, पास्ट टेंस, ये सब मत इसमें मत घुसिए क्योंकि इतना बड़ा एलाबोरेट सेक्शन नहीं होता इंग्लिश का किसी बैंक एग्जाम में, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना आपको इतना एक आइडिया हिंट लग रही है कि भाई इस पार्ट में मिस्टेक है मुझे, क्योंकि जो मैं इतना न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस सेंटेंस के इस पार्ट में कुछ मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं तो बोल रहा हूँ आपको बिना ग्रामर के भी आप एरर स्पॉटिंग में अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 से 4 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का तो कोई इशू है ही नहीं ग्रामर का, आप वहाँ पे, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको वोकेबलरी अच्छी थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि वोकेबलरी से क्या है, आपको 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे फिल ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, तो आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होगा तो आप सुटेबल वर्ड को आप वहाँ पे पुट करके मार्क्स स्कोर कर लोगे। थोड़ा वोकेबलरी पे आपको ध्यान देना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि देखो वोकेबलरी भी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से ही डेवलप होगी। कैसे? आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, आप मैगजीन पढ़ोगे, आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो। मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर क्यों बोला कि आप एडिटोरियल जो पढ़ोगे ना, कई बार क्या होता है वही एडिटोरियल आपको एग्जाम में पैसेज के रूप में आ जाता है, तो ये आपका एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। प्लस आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाता है साथ साथ। अब देखिए जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो उसमें 100% आपको टिपिकल वर्ड्स मिलने वाले जिनका मीनिंग हमको नहीं पता है। कोई बात नहीं, मत पता होने दो, लेकिन नहीं पता है उसको अनदेखा करके आप आगे गए तो दैट इज क्राइम, वो आपने क्राइम कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको कोई वर्ड मिला,
उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या करिए, एक नोटबुक बनाइए, रजिस्टर बनाइए, आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़िए और 10 वर्ड ऐसे निकाल लीजिए जिनका मीनिंग आपको नहीं पता था। उस समय बस उसमें वर्ड लिखते जाइए जब आप पढ़ रहे हो। आपका पढ़ना पूरा हो गया, एडिटोरियल काम खत्म। उसके बाद में एक डिक्शनरी ले लीजिए, आप ऑनलाइन भी मीनिंग चेक कर सकते हो, हर एक वर्ड का मीनिंग उसके सामने लिख लो उस रजिस्टर में। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप रात को सोने के पहले फिर से आपने आज 10 वर्ड लिखे, उन 10 वर्ड की मीनिंग आप पढ़ो, सो जाओ। और हो सके तो जब भी आप कभी पैराग्राफ वगैरह लिखते हो, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो उन वर्ड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करो, या फिर आप ऑनलाइन ही चेक करो कि उन वर्ड्स का सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इससे क्या है, आपको वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सिर्फ वर्ड का मीनिंग याद करने से कुछ नहीं होता है, जब आप वर्ड का यूसेज करते हो ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाती है। तो इसीलिए आप वर्ड का मीनिंग तो समझो, प्लस उसका यूज़ कैसे हो रहा है उसके एग्जाम्पल्स देख लो, तो आपको जल्दी इजीली याद हो जाएगा। और वोकेबलरी ना कभी याद करने से याद नहीं बढ़ती है, उस वर्ड्स का यूज़ करने से वोकेबलरी बढ़ती है। तो फ्रिक्वेंटली अपने राइटिंग स्किल्स में यूज़ कीजिए। आप पेपर पढ़ते रहेंगे, बार बार वो वर्ड आता रहेगा, आपको मीनिंग पता है तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का जो पार्ट था, वोकेबलरी का जो पार्ट था, वो भी आपका एडिटोरियल से ही कंप्लीट हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ने से हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी न्यूज़पेपर पढ़ने से ही हो गया। तो कितना ईजी हो गया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स तो केवल आपका न्यूज़पेपर पूरा कर दे रहा है। एरर स्पॉटिंग क्या होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन का ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा। बिलीव मी, देखिए अभी कोई साउथ का बच्चा है या फिर कोई नॉर्थ का बच्चा है, ठीक है, पंजाबी फैमिली का बच्चा है या फिर तमिल फैमिली का बच्चा है, तो वो बच्चा कभी भी ग्रामर सीख कर अपनी मदर टंग नहीं सीखता है ना। आपने कभी देखा है किसी घर में कोई छोटे बच्चे को उसके माता पिता पहले ग्रामर सिखा रहे हैं, उसके बाद में वो बोलना सीख रहा है? नहीं, वो डे टू डे में देखता रहता है कि आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, सेंटेंस कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो, और वो परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस बोलने लगता है। उसको ये नहीं मालूम होता है कि पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, और ये मैं इसका कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, किसी वर्ड का नाउन यूज़ कर रहा हूँ, एडजेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ, क्या, कुछ नहीं पता होता है। वो देखता है सेंटेंस फॉर्मेशन उसके पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स कैसे कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली वैसे ही करने लगता है और वो सही करने लगता है ना। और मैं आपको बताऊं कि आप पूरी दुनिया में सर्वे कर लो, आप 100% लोगों का सर्वे कर लो, उसमें से पूरी दुनिया में 80% लोगों को उनकी मदर टंग का, ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं होता है। आप सर्वे कर लो जाके, ठीक है ना। तो इसमें ये बात क्यों बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये बहुत डर है। बट स्टूडेंट्स, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो मैथ्स रीजनिंग में आउटस्टैंडिंग है, उनका करंट अफेयर्स एकदम पक्का है, लेकिन वो इंग्लिश में क्या है, ठीक है, हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ ऐसी रही थी जब आप बचपन में कि आपको शायद इंग्लिश मीडियम अच्छा स्कूल ना मिला हो, आप स्टार्टिंग में सेमी इंग्लिश मीडियम में गए हो या हिंदी मीडियम में हो, या कोई भी आपकी मदर टंग वाली लैंग्वेज में स्टार्टिंग की हो आपने एजुकेशन की, आपने बाद में लेटर फेज ऑफ योर लाइफ यू स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, ऐसे किसने कहा है? कहीं नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम, इट इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। तो इसीलिए आप इवन इनफैक्ट बैंकिंग एग्जाम में तो ग्रामर का ऐसा कोई वो है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एरर स्पॉटिंग भी अगर आपका जैसे एक सेंटेंस फॉर्मेशन आप न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते पक्का कर लोगे, तो आपको ये एरर स्पॉटिंग के लिए भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने मन से ये सब चीज़ें निकाल दीजिए कि मेरी इंग्लिश कैसी है, कुछ नहीं है, जितना मैंने बताया उतना कर लिया, यू विल स्कोर, पास होने की बात छोड़ दो, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे से ये टॉपिक्स हैं, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे आपका प्रीलिम्स का जो इंग्लिश का है उसमें आप अच्छा स्कोर कर लोगे, यही स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने प्रीलिम्स का भी पूरा पार्ट कवर कर लिया कि प्रीलिम्स को किस तरह से क्लियर करना है और सिलेबस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मेंस एग्जाम का सिलेबस कैसा रहता है। कोई भी एग्जाम हो, मेंस की, पीओ की हो चाहे क्लर्क की हो, वहाँ पे सिलेबस कैसा होगा, अब हम लोग उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने जो रीजनिंग का या फिर मैथ्स का, इंग्लिश का जो सिलेबस बताया मेंस में, वो तो रहने वाला है, यानी प्रीलिम्स का जो सिलेबस बताया वो तो मेंस में रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं जो पुराने टॉपिक्स थे वो यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग, ओके। रीजनिंग में मैं कौन से, मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिखूंगा यहाँ पे, जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड होने वाले हैं मेंस में, ठीक है ना। यानी प्रीलिम्स के जितने टॉपिक मैंने बताया वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आ जाते हैं मेंस में, वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट है मशीन इनपुट आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी आता है और आपको इसमें सीधा 5 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देन डेटा सफिशिएंसी,
डेटा सफिशिएंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, जो मैंने आपको पहले टॉपिक्स बताए थे उनका ही एप्लीकेशन है। यानी क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि ये जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इनको यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अब उसमें वो जो क्वेश्चन है वो सिलोजिज्म का भी हो सकता है, राइट, वो इनइक्वालिटी का भी हो सकता है, वो मतलब कोई भी टॉपिक का हो सकता है, तो उसी को डेटा सफिशिएंसी कहते हैं। ये 100% आता है 5 मार्क के लिए। एंड नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक हैं अलॉन्ग विद द प्रीलिम्स सिलेबस। प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स उनके साथ साथ आपको ये टॉपिक्स भी करने हैं। मेंस के जो पेपर हैं उसमें आपको रीजनिंग के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं क्वांट का। क्वांट यानी कि मैथ्स का क्या क्या सिलेबस होगा, एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या क्या होंगे। जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया वो तो है ही, उसके साथ एक्स्ट्रा क्या क्या टॉपिक्स आएंगे बस यहाँ पर देख लीजिए। डेटा सफिशिएंसी एक ये टॉपिक है, डेटा सफिशिएंसी ये आपको करना है। एंड दूसरा है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिख लीजिए, आपको यहाँ पे 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। सीधा सीधा देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन। यानी अगर आप 50 मार्क का क्वांट है, 50 में 20 से 25 आप टोटल आप देख लो 40 to 50%, तो सीधा DI ही ले आएगा। DI मतलब क्या है, पाई चार्ट्स है, बार ग्राफ्स है ना। और इसमें एप्लीकेशन किसका होगा, मैंने बताया था अभी, परसेंटेज एवरेज रेशियो, बस उसका एप्लीकेशन है। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज मेंस के क्वेश्चन क्या है, थोड़े लेंदी होंगे और थोड़े डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा होगा, मेंस का कट ऑफ भी कम होगा, क्योंकि यहाँ का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसा मत समझ लीजिए मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया मतलब अब मैं मेंस आराम से इजीली निकल जाओगे। बहुत प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़े से ढीले पड़ गए तो फिर मुश्किल है, ठीक है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड DI को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे प्लीज़, ठीक है। तो ये 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे अलॉन्ग विद मैंने जो भी पहले प्रीलिम्स के लिए बताए थे। चलिए अभी नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का देखिए क्या है, इंग्लिश में अगेन जो मैंने पहले बताया था वैसे ही रहने वाला है। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, देन आपका क्लोज टेस्ट जो बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, एरर स्पॉटिंग या फिर एरर फाइंडिंग, ठीक है, ये रहेगा बिल्कुल। एंड एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है, रीअरेंज द सेंटेंसेस। रीअरेंज द सेंटेंसेस, ये क्या होता है, ये जो रीअरेंजिंग सेंटेंसेस इसके 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कुछ नहीं है, इसमें आपको 5 से 6 सेंटेंसेस जम्बल्ड वे में दिए रहेंगे, आपको उनको रीअरेंज करके एक परफेक्ट स्टोरी बनानी है, यानी कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ पैसेज तैयार करना है। वो सारे सेंटेंसेस एक ही पैराग्राफ के होंगे लेकिन जम्बल्ड वे में दिए होंगे, आपको उनको प्रॉपर सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, बस इतना क्वेश्चन है, ओके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं उसके अंदर। अगेन मैं बता दूं यहाँ पे ग्रामर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, यहाँ पे आपका रीडिंग स्किल्स और आपको आना चाहिए भैया कैसे आप एक स्टोरी डेवलप कर रहे हो, ओके। उस चीज़ की हम लोगों ने हमारे कोर्सेज में भी पूरी ट्रेनिंग दी हुई है, ओके। आप किसी से भी सीख सकते हो, लेकिन वही मैं बता दूं कि ग्रामर वाला कोई यहाँ पे डरने की चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर फाइंडिंग एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, इसमें से आपका इंग्लिश पूरा निकल जाता है एंड यू कैन स्कोर इन इंग्लिश, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट मेंस एग्जाम ऑफ एनी प्रोबेशनरी ऑफिसर, PO की एग्ज़ाम, ओके, या फिर क्लर्क की जो एक मेंस होगी वहाँ पे ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सिलेबस पूरा डिटेल में देख लिया, ठीक है। हमने देख लिया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में, और PO हो चाहे क्लर्क हो, प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस का सिलेबस जनरल वे में क्या होता है वो हमने देख लिया। अभी यहाँ पे एक चीज़ और होगी, देखिए जो प्रीलिम्स है वहाँ पे 3 ही सेक्शन होंगे, रीजनिंग होगा, क्वांट होगा और इंग्लिश होगा। लेकिन मेंस में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी आता है, या फिर इसको आप GK बोल लीजिए, दोनों बात सेम है, GK या फिर जनरल अवेयरनेस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब आप देखिए जनरल अवेयरनेस का बच्चे लोग ज़्यादातर जनरली क्या करते हैं, पहले तो वो पढ़ते ही नहीं, कुछ कोई लेना देना नहीं जनरल अवेयरनेस से, हमें क्या करना, हम तो बैंक में जा रहे हैं, हम थोड़ा ना सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा जनरली बच्चों का सोच होती है। वो सोचते हैं भाई एग्ज़ाम अगर प्री निकल गया तो मेन के 2 दिन पहले हम क्या करेंगे, इंटरनेट से किसी भी वेबसाइट से हम लोग जो आजकल कैप्सूल मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, PDF डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ लेंगे और आराम से स्कोर कर लेंगे। कहाँ फालतू का टाइम वेस्ट करें, है ना। बच्चों की जनरल टेंडेंसी ऐसी है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छा रैंक के साथ, अच्छा स्कोर के साथ आप एग्ज़ाम क्लियर करो, तो ये टेंडेंसी नहीं चलेगी, ठीक है। आप जिस दिन बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन से आपको एक रजिस्टर बना लेनी है,
यू नीड टू मेक वन नोटबुक स्पेशली फॉर जीके या फिर जनरल अवेयरनेस। और आपको डेली मतलब डेली आपको न्यूज़ पढ़नी है, ठीक है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं और वो नोट्स इस रजिस्टर के अंदर लिखने हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। अब उसमें क्या क्या होगा, आपको कौन सी न्यूज़ पढ़नी है। आपको देखो बैंकिंग सेक्टर की रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती हैं, ओके, वो तो पढ़नी ही है, ठीक है। इकोनॉमी के ऊपर जो भी न्यूज़ आ रही है वो सारी पढ़नी है। आपको अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डैम बन रहा है, कहीं पे कोई नई स्कीम आ रही है तो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स नई लॉन्च होती हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और अपने वर्ड्स में छोटा छोटा उनको बस नोट डाउन करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़ा बड़ा पैसेज लिखो, जस्ट दो तीन लाइन लिख लो एक पेज में एक दिन का, समझ रहे हो, एकदम टू द पॉइंट। हो सके तो माइंड मैप्स बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई इकोनॉमिक स्कीम्स आ रही हैं, है ना, उनको भी ध्यान से पढ़ना है। तो ये मैंने कुछ मोटा मोटा आपको हाइलाइट्स बता दिया कि आपको इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ओके। उनको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, उन सबको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ एक चीज़ और, सोशल सिक्योरिटी वाली जो भी स्कीम्स आती हैं ना, उनको भी ध्यान से पढ़ना है। अब क्या होगा फ़ायदा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आप 6 महीने तैयारी करेंगे, 6 महीने की न्यूज़ आपके पास में एक रजिस्टर में तैयार होगी, आपने खुद लिखी होगी, आपकी हैंडराइटिंग में होगी। आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रिवाइज़ करोगे ना, इजीली रिवाइज़ कर लोगे, क्योंकि आपने लिखी, आपकी हैंडराइटिंग में है, सब जानी पहचानी चीज़ें हैं, आपके ब्रेन में पहले से थी, आपने उनको जस्ट रिवाइज़ कर दिया। अब आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले एक डाउनलोड करते हो कोई भी कैप्सूल PDF इंटरनेट से, ठीक है। एक तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पढ़ी हुई चीज़ और 2 बार पढ़ी हुई चीज़ में अंतर तो आ ही जाएगा, है ना। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, और मैं आपको बता दूँ कि आप जो कैप्सूल डाउनलोड करते हो नेट से एग्जाम के 2 दिन पहले, वो 50, 60, 100, 150 पेज से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। एंड इट कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बैंक एग्जाम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। ये आपके सेल्फ मेड टेलर्ड नोट्स होंगे, आपकी हैंडराइटिंग में होंगे, आप उनको पहचानते होंगे। एग्जाम के 2 दिन पहले रिवाइज करोगे, नर्वस भी नहीं होगे और अच्छे से रिवाइज कर सकोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने नोट्स बनाइए, और इन नोट्स के द्वारा आप, अगर 50 मार्क का GA आता है, ठीक है, 50 GA का जो अगर सेक्शन 50 मार्क्स का है, तो उसमें से आप 35 से 40 मार्क्स ईजिली सिक्योर कर सकते हो। बिलीव मी, 35-40 मैं तो देखा है मैंने, 45+ भी जाते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आप सिर्फ कैप्सूल्स के भरोसे बैठे रहे, एक PDF डाउनलोड कर लूँगा, तो मैं लिख कर देता हूँ आपको 30 मार्क भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। 30 मार्क भी ले आए तो बहुत अच्छी बात है, बट 30 मार्क नहीं आते, 25, 27, 28 तक ही आप रह जाओगे। सो क्या करना है, आपको खुद का रजिस्टर बनाना है, नोटबुक बनानी है, उसके अंदर आपको डेली बेसिस पे इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ जस्ट अपनी लैंग्वेज में 2 लाइन में नोट डाउन करनी है, एक पेज में एक दिन का, बस। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा आपके पास 6 मंथ्स का होना चाहिए। एग्जाम के पहले हो सके तो आप 2 बार रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छी बात होगी, है ना। आप मंथली रिवाइज कर लीजिए, हर मंथ के एंड में एक बार रिवाइज कीजिए, तो कितना अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। देखिए, ये जनरल अवेयरनेस के जो मार्क्स होते हैं ना, वो फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं करना, दिमाग लगाना नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ टिक करना है ऑप्शन पे। अब आपको अगर ऑप्शन सही पता है तो आप फट से टिक कर दोगे, नहीं पता है तो आप वहाँ पे खेलते बैठोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर क्या करना है कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जल्दी कंप्लीट कर लेना है, तो टाइम बचना है हमारा, है ना, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है। तो ये मेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको सिलेबस और स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए ये बता दिया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके साथ साथ और एक चीज़ है, आप इतना प्रिपेयर करेंगे, इतने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं तो सब पढ़ लिया, है ना, लेकिन पढ़ने के बाद में आपको सिर्फ वहाँ पे आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम के पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको उठाना है, ठीक है। अब आपको देखना है भाई, आप SBI PO का अगर टारगेट कर रहे हो कि भाई मुझे SBI PO की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो आपको SBI PO के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं। और आपको देखना है, जैसे रीजनिंग है कि भाई रीजनिंग में आपने टॉपिक कौन सा पढ़ा, आज मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ा एक टॉपिक, तो इसका कितने क्वेश्चन आए थे वहाँ पर देखना है आपको। क्वेश्चन का लेवल क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखना है। फिर उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको और किसी ना किसी बुक से ढूंढ के सॉल्व करने हैं। इस तरह से तैयारी करोगे तो आप क्लियर करोगे। सिर्फ मैंने कोई एक पर्टिकुलर बुक उठाई, वहाँ से मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ लिया, या फिर मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ पे उन्होंने 4 क्वेश्चन करा दिए, उतने कर लिए, अब मुझे लगता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है, नहीं, ये खुद को फिर से खड्डे में डालने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको देखना है भाई कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं 3-4 साल पुराने, ज़्यादा पुराने साल पेपर उठाना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 10-10 साल पीछे जा रहा है, भाई 10 साल, हर 2 साल में पैटर्न चेंज हो रहा है,
हर 2 साल में आप 2011 के उठाओगे और 2018 के पेपर उठाओगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। जो पेपर 2011 में पीओ मेंस में आते थे ना, तब तो मेंस था ही नहीं, जो पीओ के एग्ज़ाम में आते थे 2011 में क्वेश्चंस, वो अब क्लर्क के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। लेवल इतना बढ़ गया है। आई होप आप लोग समझ रहे हो, है ना। इसीलिए आपको 2-3 साल पुराने बस पेपर देखने हैं, ज़्यादा पुराने जाना मत, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, आप जितने पीछे जाओगे ना उतना इजी पेपर मिलेगा, आप खुश हो जाओगे सॉल्व करके, अरे वाह मेरे को तो इतना स्कोर आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं। आप प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप बहुत पुराने पेपर सॉल्व करते रहोगे। आपको क्या करना है, आपको रिसेंट 2-3 से ज़्यादा 4 साल पुराने पेपर सॉल्व करने हैं। देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड फिर आपकी सक्सेस अश्योर्ड है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप साथ साथ हर एक टॉपिक को कंप्लीट करके लास्ट ईयर के पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रहे थे इस टॉपिक से, ये देखते रहिए, उस लेवल की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको प्री मेंस का पूरा सिलेबस और स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कट ऑफ की बात करते हैं ना, कट ऑफ मार्क्स कितने होने चाहिए, कितना मुझे स्कोर करना पड़ेगा कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाऊं या फिर मेंस क्लियर कर जाऊं, मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाऊं। तो मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ का एक हल्का सा आइडिया देता हूँ प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग जनरली मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, SBI या फिर IBPS PO की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक मिनट कलर चेंज करता हूँ इनका। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप SBI PO या फिर IBPS PO की एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। PO, अब इसकी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मैं प्रीलिम्स की पहले बात करता हूँ कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम वो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। टोटल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है टोटल 100 मार्क्स का है। और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कितने का है, 200 मार्क का है, ठीक है। तो आपको SBI PO या IBPS PO एग्ज़ाम हो उसकी प्रीलिम्स में, ठीक है, कितना समय मिलता है, 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटा। और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 100 क्वेश्चन है। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करनी है देन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट एटलीस्ट कितना, कम से कम कितना मार्क्स चाहिए, आप 65 से 70 स्कोर करके चलिए, तभी आप समझ लीजिए आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। देखिए आप 65 से 70, और मैं ये किसके लिए बोल रहा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी के बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आप उस हिसाब से आप 5-10 मार्क्स माइनस कर सकते हो। मैं जनरल कैटेगरी लिए बता रहा हूँ कि आपको 100 में से 65 to 70 टारगेट करना है। जब आप इतना करोगे तो मैं मानता हूँ आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 60, 61, 62, 64 तक आओगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे प्रीलिम्स एग्जाम को। लेकिन अगर आपने सोचा नहीं भाई मैं 60 टारगेट करूँगा और आपकी एक्यूरेसी, भाई देखो 60 टारगेट किया और 60 ही आ गए, ये बहुत मतलब कम केस में होता है, ठीक है ना। 65 टारगेट करोगे, 60 आ सकता है, 61 आ सकता है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, आपका 65 आ सकता है, लेकिन 100 में से ये 2-3 लोगों के लिए पॉसिबल होगा, सबके लिए नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो तो देन यू गो फॉर 65 to 70 मार्क टारगेट, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। प्रीलिम्स है, देखो प्रीलिम्स का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं जितना मेंस का है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और अगर आपकी कैटेगरी दूसरी है तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से 5-10 मार्क माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको इतना तो लाना है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। चलिए कमिंग टू मेंस। अब मेंस में कैसा है, आपको अगेन यहाँ पे 120 मिनट्स होंगे जनरली, यानी 2 घंटे मिलेंगे, और कितने 200 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आप थोड़ा बोलेंगे यार सर ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है ना वो कहीं ना कहीं 85 से 95 के बीच में रहता है जनरली देखिए। हाँ, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि प्रीलिम्स में 100 में से 65 से 70 है और 100 क्वेश्चन है, तो यहाँ 200 के लिए आप 85 से 95 बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा होगा क्वेश्चंस का, ठीक है। उसीलिए यहाँ पे उतना ही रहता है, आप देख लीजिएगा जनरली। अब मैं फिर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग बोलेंगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकता, ये बात तो कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज ये सब चीज़ें उस दिन एग्जाम का पेपर कैसा आया था उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये मैं आपको जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ कि जनरल ट्रेंड आप देख रहे हो अगर पिछले कुछ सालों का, तो वहाँ पर ये ट्रेंड चल रहा है कि भाई मेंस में आपका जो कट ऑफ है वो 90-95 के आसपास रहता है, एंड जो प्रीलिम्स है वो कट ऑफ वो 60-70 के बीच में आ रहा है। लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम का पेपर बहुत ईजी आ जाता है तो ये कट ऑफ जो 90-95 की मैं बात कर रहा हूँ, इट मे गो अप टू 110 ऑल्सो, कभी बहुत ईजी आ गया तो, या फिर हो सकता है वो 100 हो जाए, और पॉसिबिलिटी है। मतलब ये पूरा डिपेंड किस पे करता है,
पेपर के ऊपर करता है, लेकिन मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी आपको गारंटी नहीं दे रहा कि भाई यही कट ऑफ आएगा, लेकिन जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, अगर आप देखोगे पिछले 3-4 साल के एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें इस तरह का ट्रेंड होता है। लेकिन अब देखिए, ये मैं कट ऑफ की बात कर दी कि भाई कभी 90-95 तक कट ऑफ आ रहा है, तो आप लोअर साइड पे मत जाओ। आप तो सोचो कि भाई मुझे कट ऑफ 95 तो आएगा ही आएगा, तो मुझे इतना सब कुछ, मतलब मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा होना चाहिए क्वेश्चन कि आपका जो टारगेट होना है ना, टारगेट वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 120 प्लस। टारगेट आपका 120 प्लस होगा, मैं बोलता हूँ, तो उसमें मिस्टेक्स करके आप 110 तक ले आओगे, देन यू आर सेफ। अगर आप टारगेट ही 95 कर रहे हो ना, तो आप समझ लो कि भाई आप अपने साथ ही मजाक कर रहे हो, ठीक है। मैं तो 95 मतलब पक्के मार्क्स होने चाहिए, लेकिन अगर आप 120 प्लस करके आते हो एग्जाम में और एक्यूरेसी अच्छी है आपकी, एंड इफ़ यू रीच समवेयर नियर 110, तो आप बोल सकते हो कि यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, यू विल गेट इंटरव्यू कॉल, ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है मुझे बताइए। यहाँ पे आपको आपका स्कोर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा जनरल अवेयरनेस। देखिए कितना सिंपल फंडा है। आप जनरल अवेयरनेस जीके जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे, वो फटाफट मार्क्स मिलेंगे, कोई सॉल्व नहीं करना, कोई मिस्टेक नहीं होना, वो आपका ये स्कोर है इसको बढ़ा देगा एकदम से, समझ रहे हो ना। तो आपको जीके अच्छे से करना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं करना है, एग्जाम के लास्ट डे पे प्रिपेयर करूँगा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये हमने SBI या फिर जो PO लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए देख लिया। कमिंग टू योर क्लर्क एग्जाम्स, चाहे वो SBI का हो या IBPS का हो, ओके। अब वहाँ पे कैसा है देखिए, यहाँ पर भी जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम 100 मार्क का ही है, लेकिन यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है ना, वो आप समझ, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप और किसी कैटेगरी में हो तो यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, आप अपने हिसाब से माइनस कर लो, ठीक है, 5-10 मार्क प्लस माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, SBI IBPS क्लर्क की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो जो कट ऑफ है, यू शुड बी टारगेटिंग 80 मार्क्स। बस मैं आपको इतना बोल रहा हूँ क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखिए क्लर्क का एग्ज़ाम है और इजी हो जाएगा, है ना, तो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला, तो आपको 80 मार्क्स तो लाने ही है। कमिंग टू योर मेंस, अभी जो क्लर्क का एग्ज़ाम है उसका जो मेंस होगा, अगेन यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे 200 ही क्वेश्चन होंगे, जैसे कि PO के एग्ज़ाम में है। यहाँ पे कट ऑफ कितना है, आपको 130 से 140 के बीच में लाना है भाई साहब, देख लीजिए, सीधी सी बात है, 130 से 140 का टारगेट करो आप। अगर इसमें एक्यूरेसी के साथ में ला सकते हो, देन यू विल क्लियर मेंस ऑल्सो, और आपको इंटरव्यू कॉल 100% आएगा। 100% मतलब 100% आ जाएगा। इसमें आपने कुछ भी कहीं भी कुछ कंजूसी कर दी भाई कि नहीं इस बार इतना नहीं, उसमें इतना, ऐसा कुछ भी किया कि चलो भाई मेरा प्री निकल गया है, अब मैं मेंस में निकल ही जाएगा, ऐसा थोड़ा रिलैक्स कर गए तो मुश्किल में आ जाओगे। और दूसरी चीज़ देखो, आप PO से कंपेयर मत करना। PO में कैसा था कि यहाँ पे देखो, PO में कैसा था कि प्रीलिम्स में कट ऑफ ज़्यादा था और मेंस में थोड़ा कम दिख रहा है। जो आप क्लरिकल एग्ज़ाम है उसमें ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रीलिम्स में भी ज़्यादा है और मेंस में भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है मुझे बताइए। ज़्यादा इसलिए है भाई कि वहाँ पे लेवल ऑफ टफनेस ज़्यादा नहीं है ना, लेवल ऑफ टफनेस कम है, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा है। तो आप इस कट ऑफ को ध्यान में रख के अगर पढ़ते हो, फिर से बता दूँ, ये कट ऑफ कोई स्टैंडर्ड कट ऑफ नहीं है, मैं जनरल ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज कट ऑफ डिपेंड करेगा आपके उस दिन के पेपर के ऊपर ही, कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था, राइट। तो ये एक मैंने आपको हिंट दे दिया कट ऑफ मार्क्स के बारे में, राइट। तो इस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको टारगेट सेट करना है। मैंने कट ऑफ इसलिए दिए, आप अपने टारगेट सेट कर पाओ कि भाई मुझे कितना करना है, कितना मार्क टारगेट करके प्रिपरेशन करनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे कि स्टडी प्लान कैसा हो। ओके, हाउ शुड बी योर स्टडी प्लान, आपका स्टडी प्लान कैसा बना है। तो बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो, ठीक है, मैं रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि RBI है, किसी को मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप SBI ले लो, IBPS ले लो, RBI SEBI नाबार्ड कोई भी ले लो, आप 6 मंथ्स में आराम से प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बिलीव मी, 6 महीने में आप आराम से प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हो कोई भी बैंक एग्ज़ाम, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी की एग्ज़ाम हो या पब्लिक सेक्टर बैंक की एग्ज़ाम हो। अब देखिए इसमें मैं जस्ट सजेस्ट करता हूँ कैसे। आप 1 से 10 दिन, फर्स्ट 1 to 10 डेज आप किस चीज़ में लगा दो, आप सिर्फ रिसर्च करो। रिसर्च PhD नहीं करना है, रिसर्च का मतलब क्या है, आप बुक्स ढूंढो जाके, कौन सी बुक्स हैं, आपको कौन सी बुक समझ में आ रही है ना। आप पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो उसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स की बुक्स देख लीजिए, है ना। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं फिर से बोलता हूँ कि आपको एक बेसिक सिलेबस पूरा कवर करना ही पड़ेगा। कोई बैंक एग्ज़ाम हो, उसका रीजनिंग, क्वांट,
इंग्लिश और जीके या फिर जनरल अवेयरनेस, इनका जो बेसिक सिलेबस है वो तो आपको कवर करना है ना। जैसे आपका ये सिलेबस पूरा कवर हो जाता है फिर आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी IBPS PO क्लर्क की एग्ज़ाम, LIC AO वगैरह एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकते हो और उनमें क्लियर भी कर जाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया और अब एग्ज़ाम्स आने लगेंगे, आप देने लगोगे, फिर आपको आपका टारगेट फिक्स करना है। यस, टारगेट फिक्स करना है। जब तक टारगेट फिक्स नहीं करोगे तब तक मुश्किल है कि बड़ी सफलता मिल जाए। कि एक बार आपने बेसिक जो प्रिपरेशन कर ली उसके बाद में आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करो, क्लर्क करोगे, PO करोगे, लेकिन अगर आपको RBI में जाना है या नाबार्ड में ही जाना है या फिर SEBI में जाना है तो उसकी प्रिपरेशन में थोड़े से और एड ऑन्स हो जाएंगे, है ना। उनका सिलेबस थोड़ा सा और ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब उन जैसे आपने ये जो प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस देखा, उनके सिर्फ प्रीलिम्स में इतना पूरा सिलेबस आ जाएगा। उनका मेंस का सिलेबस उन्होंने स्पेसिफिक उनके सब्जेक्ट्स रख लिया अलग, उनके इंस्टीट्यूशन के हिसाब, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना। इसलिए फिर आप उनको टारगेट करोगे तो आपके एफर्ट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए एक बार आप पूरा बेसिक सिलेबस कवर कर लो, देन यू आर वेरी वेल एलिजिबल फॉर SBI, IBPS, LIC वगैरह। लेकिन अगर आपको जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करना है तो फिर आपको थोड़ा सा टारगेट करना होगा, भाई मुझे फिर अब इसके बाद में अब RBI की प्रिपरेशन करनी है, फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा और एफर्ट्स लेने होंगे, ठीक है। चलिए वो बात हो गई। अभी हमने बात देख रहे थे रिसर्च। अब रिसर्च में आप क्या करोगे, बुक्स करोगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए, कट ऑफ्स आप देख सबके चेक करोगे, अलग अलग एग्जाम्स के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है एग्ज़ाम की, ठीक है ना, ये सब आप देखोगे। देन आप सिलेबस देखोगे, अलग अलग एग्जाम में सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, मतलब जितनी आप रिसर्च कर सको रिसर्च कर लो। यू गो फॉर वेरियस कोचिंग ऑल्सो, आप कोचिंग देखोगे, अलग अलग कोचिंग्स में कैसे पढ़ाया जा रहा है। आप अभी आज के डेट में सब ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन जाकर डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, उनके नोट्स देख सकते हो, है ना, आप उनके देख सकते हो उनका करंट अफेयर्स का मटेरियल कैसा है उनके। हाँ, सबसे बड़ी बात एक चीज़ बता दूं, आप कोई भी कोचिंग सिलेक्ट करते हो तो एक चीज़ देख लीजिए कि कोई भाई जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद सक्सेसफुल लोग हैं कि कोई भी पढ़ा रहा है। क्योंकि आजकल तो मार्केट में ऐसा है कि कोई भी बहुत अपने आप को सेल्फ एक्लेम्ड गुरु बोलता है कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड का, ये हूँ वो हूँ, लेकिन भाई उसने वो एग्ज़ाम खुद क्लियर की है क्या, ये जरूर देख लीजिए एक बार। देखो एक कहावत है ना कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल लोगों के फुटप्रिंट्स को फॉलो कीजिए। जो पाथ उन लोगों ने फॉलो किया वही पाथ फॉलो करेंगे तो आप उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे जिस डेस्टिनेशन पे वो लोग पहुंचे। अभी आपने पाथ फॉलो कर लिया ऐसे आदमी का जिसने कभी खुद कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं की, आप उससे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो आई डोंट थिंक कि आपको आपके साथ जस्टिस कर सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह जाएगी। तो इसीलिए जो रियली एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, जिन्होंने रियली ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई की हैं, उन लोगों से गाइडेंस लेंगे तो बेहतर होगा। बिकॉज आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा, आपकी एनर्जीज वेस्ट होने से बचेंगी, आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ओके, दूसरे लोग मिस्टेक करके सीखते हैं, अपना 1-2 अटैम्प्ट गंवा देते हैं, उसके बाद में उनको समझ में आती है, वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। इसीलिए ये सब चीज़ें रिसर्च कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू के 1 से 10 दिन आप पूरा रिसर्च कीजिए, अपने मन को पूरा सेटल कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए भाई मुझे कौन सी एग्जाम देनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, पेपर्स देख लीजिए, कट ऑफ्स देख लीजिए, कोई कोचिंग से गाइडेंस लेनी है तो कहाँ से गाइडेंस लेनी है, सब कुछ फिक्स हो गया ना। बस ये 10 दिन के बाद में फिर आप ये इंटरनेट पे जाके ना टाइम पास नहीं करोगे। ये जो आपका टाइम पास करने का जो आपकी छुपी हुई इच्छा होती है बच्चों की, उसके लिए मैं आपको 10 दिन दे रहा हूँ। आप ज़बरदस्त पूरा दिन भर लगा के आप देखो, इंटरनेट पर चेक करो, बुक्स पढ़ो, ये करो, दोस्तों से पूछो, जाके आप अगर ऑफलाइन चालू हो जाता है वो कोचिंग सेंटर में डेमो ले लो, ऑनलाइन का डेमो ले लो, जो करना है करो। लेकिन 10 दिन के बाद में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना, उस दिन से आपको ये सब चीज़ छोड़ देनी पड़ेगी। एक बार आपने किसी बुक को परचेस कर लिया, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने एग्ज़ाम फिक्स कर दी मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करनी, बस फिर उसमें चेंज नहीं होना है एटलीस्ट जब तक आप कोई एक एग्ज़ाम क्लियर ना कर लो। उसके बाद में फिर आपके नए नए गोल्स बनाते रहिए, ठीक है। तो चलिए, हमने पहले 10 दिन का देख लिया कि हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद में हमने फिक्स कर दिया, बुक्स ले ली, सिलेबस देख लिया, कोचिंग ज्वाइन कर ली, जो भी करना सब कर लिया। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने क्या करना है? अगले 3 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको जो भी आपने कोचिंग गाइडेंस ले रहे हो उनकी गाइडेंस लेने हैं, उनके लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ डेली बेसिस पर सेल्फ स्टडी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कोचिंग को बहुत ही अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, एकदम सिंसियरली सब कुछ सीखते हैं, लेकिन बस फिर वो घर पे आके कुछ नहीं करते। अब ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन सेशन पूरा अटेंड किया, अच्छा समझ में आया, आपको सब कुछ आया, डाउट्स पूछ लिए, लेकिन बस प्रैक्टिस नहीं की। आज आपको हमने टॉपिक सिखा दिया सिलोजिज्म,
एग्जांपल बोल रहा हूँ, सिलोजिज्म आपको सिखाया गया, आपने वहाँ पे क्लास में पूरा अटेंड किया, समझ में भी आ गया, डाउट थे वो पूछ लिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद में क्या, अरे भाई सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम अगर आपने कोई टॉपिक समझ लिया उसके बाद में कम से कम 50 to 60 क्वेश्चंस में, मैं ये मिनिमम बोल रहा हूँ, 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हर एक टॉपिक पे, तब जाके वो टॉपिक रेडी होगा। अभी भी रेडी नहीं है, तो आपने इतने सॉल्व कर लिए, इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करना है, क्वेश्चन पेपर देखना है, उस जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, SBI का या IBPS का, फिर उसके अंदर इस टॉपिक के क्वेश्चंस किस लेवल के आए वो देखना है, फिर अगेन उस लेवल के क्वेश्चंस और देखने। पहले आपने 50-60 स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लिए कोई बुक से, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, उनको सॉल्व करना है। मतलब अराउंड आप समझ लो हर एक टॉपिक पे आपको यहाँ 50-60 प्लस ये जो प्रीवियस ईयर वाले लेवल के 40-100 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, देन ओनली यू आर रेडी टू मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस नेक्स्ट 3 मंथ्स का चलना चाहिए। 3 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने फर्स्ट 10 डे बता दिया क्या करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में बता दिया मैंने क्या करना है। चलिए उसके बाद में क्या, उसके बाद में जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं, 3 महीने के बाद में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, लगभग होना भी चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना ही समय लगता है बस, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट 2 मंथ्स होंगे उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देनी है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देनी है, या फिर आप जिसको स्पीड टेस्ट भी बोलते हो ना, स्पीड टेस्ट देनी है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मिलती हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देनी है। यानी कि आपकी तैयारी हो गई, अब आप ऑनलाइन मोड में जाकर जैसा एग्जाम प्लेटफॉर्म पे होता है वैसे ही आपको प्रिपरेशन, अपने टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन को आप चेक करना है, समझ रहे हो ना। आप टेस्ट देंगे ऑनलाइन जाके, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमने हर कोर्स में ऐड किया है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप जहां आपका मन करे वहां से जाके कीजिए, ठीक है। अब देखिए टेस्ट यहाँ पे आपने दे दिया, उसके बाद में क्या, सिर्फ टेस्ट देके स्कोर नहीं देखना है, आपको देखना है कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, देन मैंने कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग किए, गलती कहाँ पर हुई, फिर उनकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस मतलब क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करनी, आपको देखना भैया क्या गलत किया, उनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा आपको, फिर वो उस टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व करने, सो दैट अगली बार आपको वही क्वेश्चन मिल जाए उस टाइप का, उसमें गलती ना हो। यानी पहले स्कोर देख लो, फिर गलती कहाँ हुई, क्या गलती हुई, एंड अगेन रिपीट, गलती रिपीट नहीं करना है, रिपीट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सेम टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करो, एंड वंस यू आर श्योर कि हाँ मैं समझ गया, देन यू मूव ऑन। इस तरह का प्रोसीजर होना चाहिए। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है, एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये जो नेक्स्ट 2 महीने रहेंगे इसमें आप पूरा मॉक टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे, रिवाइज करोगे, इम्प्रूव करोगे, साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर आप घर पे बैठ के भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी साथ साथ करना है, ठीक है। देखिए अपनी बात हुई थी 6 महीने की, तो मैंने 3 महीने यहाँ 2 महीने यहाँ, अब क्या है लास्ट 1 मंथ कहाँ जाएगा, 1 महीना क्या करना है ना। देखिए आपका सिलेबस आपने पूरा कवर कर लिया, उसके हिसाब से आपने मॉक टेस्ट भी दे दिए, स्पीड टेस्ट भी दे दिए, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे लिए। अब आप परफेक्ट अपने आप को महसूस कर रहे हो कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, आई एम रेडी फॉर एनी एग्जाम, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वेरी नियर फ्यूचर में लेटेस्ट कौन सी एग्ज़ाम आने वाली है, किसकी एग्ज़ाम की डेट है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि अगर SBI PO की एग्ज़ाम आ रही है फॉर एग्जांपल, या फिर क्लर्क की एग्ज़ाम आ रही है, अब आप क्या करो, एग्ज़ाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। देखो कोई भी एग्ज़ाम की डेट आती है ना, उस एग्ज़ाम स्पेसिफिक आपको बहुत सारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हो जाती है। बस अब आपको क्या करना है, जो भी एग्ज़ाम अप्रोच कर रही है उसका जो स्पेसिफिक मॉक टेस्ट मिल जाएगा ऑनलाइन, कहीं भी जाके परचेज कर लो और वो देना स्टार्ट कर दो। बस वो एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद में नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सी आने वाली है उसको टारगेट करो और उसके स्पेसिफिक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अभी ये तो होगी, देखो आप IBPS PO क्लर्क LIC, ठीक है, SBI PO क्लर्क सब एग्ज़ाम कवर हो गए। अगर अब आपका टारगेट हो जाता है RBI ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड A या B, ठीक है, देन RBI, देखो RBI असिस्टेंट भी इसमें हो जाएगा, RBI असिस्टेंट भी यही स्ट्रेटेजी में हो जाएगा, और SEBI। तो ये जो 3 एग्ज़ाम है ना, RBI, नाबार्ड और SEBI, इसके लिए आपको थोड़ा सा और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो फेज़ 2 है उसमें कुछ स्पेसिफिक अलग पेपर्स होते हैं। जैसे RBI ग्रेड भी है, इसमें आपको ESI का एक पेपर आएगा, देन आपको फाइनेंस मैनेजमेंट का एक पेपर आएगा, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव अलग पेपर होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका ऐसे राइटिंग होगा, प्रेसे हो, कॉम्प्रेंशन आता है, ठीक है, तो ये अलग से होगा। SEBI का भी कुछ अलग मॉड्यूल होगा, थोड़ा सा नाबार्ड का थोड़ा सा अलग होगा। तो इसके लिए आपको फिर और स्पेसिफिक
एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। हम भी गाइडेंस देते हैं और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं प्रीवियस, अगर आप 5 साल के देखते हैं तो ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो मैंने स्टडी प्लान बताया है इसमें 6 मंथ्स में आप कोई भी क्लर्क, पीओ, LIC, RBI असिस्टेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एंड अगर आप इसके साथ साथ RBI ग्रेड बी या सेबी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन कैसे बहुत ही ये सिलेबस कोई भी बुक एक पर्टिकुलर बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस सिलेबस का आपको बहुत सारी बुक से कवर करना पड़ेगा, समय काफ़ी लग जाएगा। तो इससे बेटर क्या आप गाइडेंस ले लेते हो तो आपका समय बचेगा, राइट गाइडेंस मिलेगी एंड एक बार में ही आप जल्दी से सक्सेस अचीव कर लोगे, है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप जितना भी आज का सेशन हुआ उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सब डिस्कस कर लिए। स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैंकिंग सेक्टर में, सिलेबस कैसा होता है, कट ऑफ्स क्या क्या होते हैं, रिसोर्सेज कैसे मैनेज करनी है, टाइम मैनेज कैसे करना है, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को शेड्यूल करना है, सब चीज़ मैंने बता दी। आई होप सबको क्लियर होगा। एंड अगर आप लोग ये सारे पॉइंट्स को एकदम रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आप 6 to 7 मंथ्स में 100% कोई भी क्लर्क पीओ एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही लोगे। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई होप आज के लेक्चर से आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। विल सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।